जय हिंद दोस्तों, स्वागत है TN के ऑनलाइन क्लासेस में। अभी हम लोग क्लास 10th की जो है हिंदी व्याकरण स्टार्ट करने वाले हैं। क्या देखेंगे? हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण में सबसे पहले हम लोग वर्ण पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे? वर्ण। और इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं वो सब इस वीडियो में कराया जाएगा। इस वीडियो में वर्ण के जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं उसको कराएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये वर्ण क्या है, वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण उस मूलध्वनि को कहा जाता है जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। जिसे क्या नहीं किया जा सकता है? खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? वर्ण। वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो वर्ण के दो भेद होते हैं। वर्ण के दो भेद, एक होता है स्वर वर्ण और एक होता है व्यंजन वर्ण। एक स्वर और दूसरा व्यंजन वर्ण, है ना। अगर स्वर वर्ण की भी परिभाषा पूछा जाए तो स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। अगर व्यंजन वर्ण की परिभाषा पूछा जाए तो व्यंजन उन वर्णों को कहा जाता है जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है ना। तो इसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि किस वर्ण को कौन सा वर्ण कहा जाता है ना। और इसके बाद ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि किस वर्ण को कौन सा वर्ण कहा जाता है। यहाँ पे है कंठ वर्ण। तो कंठ वर्ण उसे कहते हैं जिसको बोलने में आवाज़ हमारी कहाँ से निकलती है? कंठ से। जिससे बोलने में आवाज़ हमारी कंठ से निकलती है उसे कंठ वर्ण कहेंगे। जैसे अ, आ, क, ख, ग, घ, ह और विसर्ग वाले जितने भी वो सब क्या कहलाते हैं? कंठ वर्ण। जैसे बोले क, तो क बोलने पर आवाज़ कहाँ से निकल रही है? कंठ से। तो क, ख, ग वाले जितने भी है वो सब कौन सी वर्ण कहलाता है? कंठी वर्ण। और ये सब पूछा भी गया है ना, बिहार बोर्ड में पूछा भी जाता है कि क कौन सा वर्ण है? तो कंठी वर्ण है। आगे क्या है? तालुव्य वर्ण। तो जिसको बोलने पर जीभ हमारी ऊपर सट जाती है उसे क्या कहा जाता है? तालुव्य वर्ण। जैसे ई, च, छ, ज, झ ये सब बोलने पर हमारी जीभ कहाँ सट जाती है? ऊपर। तो इसे क्या कहा जाता है? तालुव्य वर्ण, है ना। अगला है मूर्धन्य वर्ण, यानी जिसको बोलने पर हमारी जीभ मुड़ जाए। हमारी जीभ क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। उसे क्या कहेंगे? मूर्धन्य वर्ण। जैसे बोला जाए री, ट, ठ, ड, ढ, र, स ये सब बोलने में हमारी जीभ क्या हो जाती है? मुड़ जाती है, मुड़ जाती है ना। तो इसे क्या कहा जाता है? मूर्धन्य वर्ण। एकदम ध्यान से सुनिएगा। अगला है दंत्य वर्ण। कौन सी वर्ण? दंत्य वर्ण, यानी जिसको बोलने पर हमारी जो जीभ है वो दांत से सट जाती है, यानी दांत से क्या हो जाती है? सट जाती है। जिसको बोलने पर उसे क्या कहा जाता है? दंत्य वर्ण कहा जाता है। जैसे ली, त, थ, द, ध, न, ल, स यानी ये सब जितने भी वर्ण हैं इसको बोलने पर हमारी जीभ कहाँ सट रही है? दांत, दांत से सट रही है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? दंत्य वर्ण कहेंगे। अगला है ओष्ठ वर्ण, यानी जिसको बोलने पर हमारी दोनों ओठ आपस में सट जाती है। तो उ, प, फ, ब, भ ये सब बोलने में हमारी ओठ क्या हो जाती है? आपस में सट जाती है, इसलिए इसको कहेंगे ओष्ठ वर्ण। क्या कहा जाएगा? ओष्ठ वर्ण। कुछ और ऐसे वर्ड हैं, कुछ और ऐसे वर्ण हैं जिसे अलग से जानना चाहिए। जैसे अड़ा को कहा जाता है कंठे नासिका, यानी नाक से थोड़ा अंग बोलते हैं ना। ज को बोला जाता है मूर्धन्य नासिका, व को बोला जाता है दंत ओष्ठ, न को बोला जाता है तालु नासिका, म को बोला जाता है ओष्ठ नासिका। अनुस्वार, अनुस्वार बिंदु दिया रहता है ना कहीं, तो उसे क्या कहा जाता है? अनुस्वार। और ओ औ को क्या कहा जाता है? कंठ्य ओष्ठ। ए आई को क्या कहा जाता है? कंठ तालु। तो ये सब जानकारी आपको होना चाहिए। ये सब का क्या होना चाहिए? आपको जानकारी होना चाहिए। अब चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे चलते हैं। यानी इस वर्ण में, यानी वर्ण में जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकते थे वो सब हम लोग देखेंगे। तो चलिए ऑब्जेक्टिव पे। पहला क्वेश्चन है क वर्ण का उच्चारण स्थान है। देखिए यहाँ पे बता चुके थे कि क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या, क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो वह है कंठ्य। क्या है? कंठ्य। इसमें ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 2 नंबर, प का उच्चारण स्थान है। प का उच्चारण स्थान है, तो प का उच्चारण ऑप्शन ए दंत, बी कंठ, सी ओठ, डी तालु। तो प बोलने पे क्या हो रहा? ये दोनों ओठ आपस में सट जा रही है, तो इसलिए प क्या होगा? तो ओष्ठ होगा, लेकिन ओठ लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 3 नंबर, अगला क्वेश्चन 3 नंबर, घ का उच्चारण स्थान है। घ,
तो घ किस में आता है? क ख ग में आता है। घ किस में आता है? क ख ग में। अ, क ख ग घ। तो घ कैसा वर्ण होगा? वो होगा कंठ्य वर्ण। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 4 नंबर। ख का उच्चारण स्थान है। ख, ख का उच्चारण स्थान है। ख भी किस में आता है? क में। तो क वाले जितने भी है उसे कंठ्य वर्ण कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? डी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन 5 नंबर पे चलते हैं। भाषा किसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है? किसका? भाषा किसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है? ऑप्शन ए लेखों की, बी कहानी की, सी विचारों की, डी रचना की। तो वो किसका? विचारों की है। भाषा किसकी है? विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 6 नंबर। व्याकरण वह ज्ञान है जो, व्याकरण वह ज्ञान है जो क्या करता है? ए त्रुटियों पर ध्यान नहीं देता, ऑप्शन बी मानकता के आधार पर भाषा प्रदान करता है, सी नियमों का विश्लेषण नहीं करता, डी आवश्यक नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा? मानकता के आधार पर भाषा प्रदान करता है। व्याकरण क्या? व्याकरण जिसे हमें शुद्ध शुद्ध बोलना आ जाए, शुद्ध शुद्ध लिखना पढ़ना आ जाए, उसे क्या कहा जाता है? व्याकरण कहा जाता है। तो हमें ये क्या करता है? मानकता के आधार पर भाषा प्रदान करता है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 7 नंबर। घ का उच्चारण स्थान है। देखिए घ, ये दोबारा क्वेश्चन से रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। घ क्या होगा? कंठ्य वर्ण होगा, ऑप्शन बी। क्यों? क ख वाले जितने भी है, क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, घ हो गया, ये सब किस वर्ण में आता है? तो कंठ्य वर्ण में आता है। किस वर्ण में? कंठ्य वर्ण में, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 8 नंबर। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? देखिए विसर्ग वाला भी हम लोग किस में देखे थे? कंठ्य वर्ण में देखे थे। विसर्ग वाला भी किस में देखे थे? कंठ्य वर्ण। तो विसर्ग जहां हमें दिख जाए वो किस वर्ण का उदाहरण होगा? तो वो होगा कंठ्य वर्ण का, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, उ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए ओष्ठ, बी दंत, सी तालु, डी मूर्धा। तो दीर्घ उ के उच्चारण स्थान क्या है? तो वह है ओष्ठ। उ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो वह है ओठ, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 11 नंबर। निम्नांकित में महाप्राण घोष वर्ण कौन है? महाप्राण घोष वर्ण कौन है? ए ख, बी च, सी ठ, डी भ। तो महाप्राण घोष वर्ण कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा भ, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। किस वर्ण का उच्चारण कंठ एवं तालु के सहयोग से होता है? कंठ से भी होता है और तालु से भी होता है, यानी तलव्य से भी होता है। ऑप्शन ए म, ऑप्शन बी ख, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी च। तो किस वर्ण का उच्चारण कंठ और तालव्य के सहयोग से होता है? तो वो होता है ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 13 नंबर। किस वर्ण का उच्चारण कंठ और ओष्ठ के सहयोग से होता है? कंठ और ओष्ठ के सहयोग से। ऐसा वाला जब भी आए तो कोशिश करना कि हम बोल के देखें। क्या करें? बोल के देखें। ऑप्शन ए ओ, ऑप्शन बी फ, ऑप्शन सी घ, ऑप्शन डी ऐ, ऑप्शन डी ऐ। तो इसमें ऑप्शन कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा ए, ऑप्शन ए ओ। ओ किसके सहयोग से? तो कंठ और ओष्ठ दोनों के सहयोग से बोला जाता है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 14 नंबर। अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है? अनुस्वार, ये हम लोग शुरू में परिचय में जब दे रहे थे तो इसका बताया गया था कि अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होता है? वो होता है नासिका, ऑप्शन बी। क्या होता है? नासिका। अगला क्वेश्चन 15 नंबर। जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा लगे उसे किस स्वर के नाम से जाना जाता है? सिर्फ एक मात्रा लगे, यही ना। ऑप्शन ए दीर्घ स्वर, ऑप्शन बी अक्षर, सी व्यंजन, डी ह्रस्व स्वर। ऑप्शन कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर। जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्रा लगे उसे किस स्वर के नाम से जाना जाता है? कितने मात्रा? दो मात्रा। ए दीर्घ स्वर, बी अक्षर, सी व्यंजन, डी ह्रस्व स्वर। ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए दीर्घ स्वर, ऑप्शन ए दीर्घ स्वर।
जिसमें एक मात्रा उसे हस्र और जिसमें दो मात्रा उसे दीर्घ स्वर। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, व्यक्ति द्वारा सार्थक उच्चारित वाणी को कहते हैं। सार्थक उच्चारित वाणी को कहते हैं। ए भाषा, बी अक्षर, सी मुहावरा, डी वाक्य। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सार्थक उच्चारित वाणी को क्या कहते हैं, भाषा कहा जाता है। ऑप्शन ए, उच्चारित भाषा वाणी को ही क्या कहा जाता है, भाषा कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर, किसी एक ध्वनि या ध्वनि समूह की उच्चारित न्यूनतम इकाई को कहते हैं। ध्वनि मतलब आवाज है ना, ध्वनि समूह, ध्वनि या ध्वनि समूह की उच्चारित न्यूनतम इकाई को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए भाषा, ऑप्शन बी अक्षर, सी मुहावरा, डी वाक्य। उसे अक्षर कहा जाता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से निकलती है उन्हें कहते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि जिस ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से निकलती है, यानी हवा को कोई रोकने वाला नहीं रहती, उसे क्या कहते हैं। ए भाषा, बी अक्षर, सी स्वर, डी व्यंजन। तो उसे बोला जाता है स्वर। उसे क्या बोला जाता है, स्वर। यानी जिसको बोलने में हवा एकदम रुकावट ना हो, हमारे मुंह से जब हवा निकलती है तो उससे कोई रुकावट ना डाले, उसे क्या कहा जाता है, स्वर कहा जाता है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, देखिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए भाषा, ऑप्शन बी अक्षर, ऑप्शन सी स्वर, ऑप्शन डी व्यंजन। तो स्वर की सहायता ली जाती है उसे कहा जाता है व्यंजन वर्ण। उसे क्या कहा जाता है, व्यंजन वर्ण। अगर किसी की सहायता न ली जाए तो उसे स्वर वर्ण कहा जाएगा, और जब स्वर की सहायता ली जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, व्यंजन वर्ण कहा जाता है। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ, तालु, दांत तथा ओठ आपस में हल्का स्पर्श करते हैं उसे कहते हैं। मतलब ये चारों क्या करते हैं, आपस में स्पर्श करते हैं, टच करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है। ए अंत अस्त व्यंजन, बी अक्षर, सी स्वर, डी संयुक्त व्यंजन। उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है अंत अस्त व्यंजन, अंत अस्त व्यंजन। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, किसी शब्द के उच्चारण में किसी अक्षर पर जो बल दिया जाता है वह कहलाता है। जब किसी शब्द को उच्चारण करते हैं तब अक्षर पर जो बल दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए अंत अस्त व्यंजन, ऑप्शन बी अक्षर, ऑप्शन सी स्वर, ऑप्शन डी बलाघात। उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है बलाघात। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, जिस वर्ण के उच्चारण में थोड़ा श्रम मतलब मेहनत होता है, लगाना पड़ता है, जिसको बोलने में थोड़ा मेहनत यानी श्रम लगाना पड़ता है और जिससे हकार की ध्वनि नहीं निकलती है उसे कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए अल्प प्राण, ऑप्शन बी अक्षर, ऑप्शन सी स्वर, ऑप्शन डी बलाघात। तो उसे क्या कहा जाता है, अल्प प्राण कहा जाता है। ऑप्शन ए अल्प प्राण। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, प्रत्येक व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण को कहते हैं। देखिए ये हम लोग बताए थे पहले भी कि जैसे क हो गया, ख हो गया, ग, घ, अंग, च, छ, ज, ये सब है ना। जैसे क ख ग में क पहला है, ग तीसरा और अंग पांचवा। तो पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ण को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए अल्प प्राण, बी अक्षर, सी स्वर, डी बलाघात। तो उसे क्या कहा जाता है, अल्प प्राण कहा जाता है। पहला अक्षर हो, तीसरा अक्षर हो और पांचवा, ये सबको क्या कहा जाता है, अल्प प्राण। जैसे क, ख, ग, घ, अंग, इसमें पहला क हुआ, तीसरा ग और पांचवा अंग, तो ये सब क्या कहलाएंगे, ये सब कहलाएंगे अल्प प्राण। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक परिश्रम लगता है तथा जिससे हकार की ध्वनि निकलती है उसे कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए अल्प प्राण, ऑप्शन बी अक्षर, सी महाप्राण, डी बलाघात। तो उसे क्या कहा जाता है, महाप्राण कहा जाता है। ऑप्शन सी, अधिक बल लगे उसे क्या कहा जाता है, महाप्राण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर, प्रत्येक व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण को कहा जाता है।
यहाँ पे दूसरा और चौथा वर्ण पूछा है ना, तो दूसरा और चौथा वर्ण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए अल्प प्राण, बी अक्षर, सी महाप्राण, डी बलाघात। तो दूसरा और चौथा वर्ण को महाप्राण कहा जाता है। देखिए दूसरा और चौथा को क्या कहा जाता है? महाप्राण, ऑप्शन सी। और पहला, तीसरा और पांचवा को इसे क्या कहा जाता है? अल्प प्राण। और दूसरा और चौथा को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है महाप्राण, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 27 नंबर। जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से मिल जाए तो उसे कहते हैं? ए संयुक्त ध्वनि, बी अक्षर, सी महाप्राण, डी बलाघात। तो उसे क्या कहा जाता है? संयुक्त ध्वनि। जब आपस में मिलेगा तो उसे संयुक्त ही तो कहेंगे, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 28 नंबर। निम्नांकित में संयुक्त ध्वनि कौन है? ए त्र, बी छ, सी ठ, डी भ। संयुक्त ध्वनि इनमें से कौन हो जाएगा? त्र, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 29 नंबर। किसी शब्द के उच्चारण में जो विराम आता है उसे कहते हैं? ए अल्प प्राण, बी संगम, सी महाप्राण, डी बलाघात। उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है संगम। उसे क्या कहा जाता है? संगम, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 30 नंबर। निम्नांकित में उस में वर्ण कौन है? स, छ, ठ, भ। उष्ण वर्ण कौन होगा? जिसको बोलने में ऊष्मा निकलती है उसी को क्या कहा जाता है? उष्ण वर्ण। तो इनमें से कौन हो जाएगा? स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर। निम्नांकित में अंतःस्थ कौन है? अंतःस्थ कौन है? ए स, बी छ, सी व, डी व। अंतःस्थ कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा व, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 32 नंबर। निम्नांकित में एक मात्रिक या मूल स्वर कौन है? एक मात्रिक या मूल स्वर कौन है? ए स, बी अ, सी व, डी भ। तो उनमें से कौन हो जाएगा? अ, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 33 नंबर। हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्ण कितने हैं? स्वर ए 11, बी 12, सी 13, डी 14। तो स्वर वर्ण के कितने? 11 होते हैं, ऑप्शन ए। येरला वाले जितने भी हैं सब। अगला क्वेश्चन 34 नंबर। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा जो हम लोग लिखते हैं वो किस लिपि में लिखी जाती है? ए देवनागरी, बी अंग्रेजी, सी यूनानी, डी रोमन। तो हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? आप लोग को पता होगा कि देवनागरी में लिखी जाती है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 35 नंबर। वर्णों को समूह को क्या कहते हैं? ये तो परिभाषा आप लोग पता होगा कि वर्णों को समूह को क्या कहा जाता है? वर्ण माला कहा जाता है। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, ऑप्शन सी।